दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है वदक्कन और इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। ये एक मलयालम फिल्म है जो हाल ही में रिलीज हुई है और इसने शानदार प्रदर्शन भी किया है। अगर आप कंथारा जैसी रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। फिल्म का टोन और स्टाइल कंथारा से काफी मेल खाता है और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि एक बार तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बाकी अगर आपको भी ऐसी स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम दो व्यक्तियों को देखते हैं जो पेशेवर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, यानी ऐसे लोग जो अलौकिक घटनाओं की जांच करते हैं। इन दोनों का नाम है रमन और आनंद। असल में रमन और आनंद सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पार्टनर ही नहीं, बल्कि वो एक शादीशुदा जोड़ा भी हैं। उनका जन्म और मूल स्थान भारत का केरल राज्य है, लेकिन वर्तमान समय में ये विदेश में रह रहे हैं, जहां ये अलौकिक गतिविधियों की खोज और जांच पड़ताल करते हैं। एक दिन उन्हें अचानक एक फोन कॉल आता है। ये कॉल केरल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। फोन पर मौजूद पुलिस अधिकारी उन्हें बताता है कि शायद आपको हाल ही में केरल में हुए एक रहस्यमय मामले के बारे में पता होगा, जहां एक फेमस हॉन्टेड हाउस रियलिटी शो में 6 कंटेस्टेंट उस हाउस में गए थे और उनमें से सभी की बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मौत हो चुकी है। ये कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक सभी की बेहद रहस्यमयी हालत में मृत्यु हुई है। पुलिस अभी तक इस केस को सुलझा नहीं पाई है, इसलिए पुलिस अब इस मामले को रमन और आनंद को सौंपना चाहती है। उन्हें उम्मीद है कि ये अनुभवी जोड़ी इस रहस्य को सुलझा पाएगी। शुरुआत में रमन इस केस को लेने से झिझकता है। वो कहता है कि वो अभी विदेश में है और इतनी जल्दी केरल लाना थोड़ा मुश्किल है। तभी पुलिस वाला कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर रमन का मन पूरी तरह से बदल जाता है। वो कहता है कि आपकी पुरानी दोस्त मेघा के पति की भी उस घटना में मौत हो गई है। ये सुनते ही रमन अंदर से हिल जाता है, क्योंकि ये मेघा कोई और नहीं बल्कि रमन की एक्स गर्लफ्रेंड है, जिससे वो पहले प्यार करता था। अब जब रमन को पता चलता है कि मेघा का पति उसी रहस्यमयी घटना में मारा गया है, तो वो समझता है कि मेघा शायद मानसिक रूप से टूट चुकी होगी, शायद वो डिप्रेशन में चली गई होगी और ऐसे वक्त में उसे उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। ये सोचकर रमन अब बिना समय गवाए तुरंत इंडिया के लिए निकल जाता है। अब केरल जाने से पहले रमन पूरा रिसर्च करता है कि ये रियलिटी शो किस जगह पर हुआ था और उस जगह का इतिहास क्या है। तब उसे पता चलता है कि ये शो जिस स्थान पर शूट किया गया था उसका नाम है ब्रह्मगिरी आइलैंड और ये कोई साधारण द्वीप नहीं है, बल्कि इस जगह से सदियों पुराना एक भयानक इतिहास जुड़ा हुआ है। कई वर्षों पहले इस आइलैंड पर एक विशेष जनजाति के लोग रहते थे। वो वहाँ के मूल निवासी थे जो प्रकृति के साथ घुल मिलकर जीवन बिताते थे। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य ने इंडिया पर अटैक किया तो उन्होंने इस जनजाति पर हमला किया और पूरी जनजाति को निर्ममता से खत्म कर दिया। इसके बाद ये स्थान वीरान और डरावना बन गया। अब जब ब्रिटिशों ने उस जनजाति को मार गिराया तो उन्होंने वहाँ पहले से मौजूद घरों को गिराकर अपनी एक बड़ी कोठी यानी बंगला बनवाया। समय के साथ वही बंगला अब एक हॉन्टेड हाउस में बदल चुका है। ब्रह्मगिरी आइलैंड पर मौजूद इस हॉन्टेड हाउस की इतनी चर्चा थी कि इसके बारे में कहा जाने लगा कि वहाँ अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। कई लोग तो खुद ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने वहाँ कुछ अजीब महसूस किया है। धीरे धीरे ये बात मीडिया और लोगों के बीच फैल गई। इसी रहस्य और डर को भुनाने के लिए एक रियलिटी शो की टीम ने ये सोचा कि क्यों ना इसी भूतिया हवेली को शो का लोकेशन बनाया जाए। इससे उनका चैनल और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा और इसी आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने यही बंगला चुना, जहां एक के बाद एक मौतें हो चुकी थी। इसके अलावा ब्रह्मगिरी आइलैंड को लेकर एक यूट्यूबर जिसका नाम विजय था, उसने भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें उसने इस हॉन्टेड प्लेस के इतिहास और डरावने पहलुओं को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। रमन ने केरल जाने से पहले उस यूट्यूब वीडियो को भी देखा और ब्रह्मगिरी आइलैंड के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। इसमें उसे अपने पार्टनर आनंद की भी मदद मिलती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रमन और आनंद सीधा केरल पहुंचते हैं। केरल पहुंचने के बाद सबसे पहले वो मेघा से मिलने जाते हैं। मेघा के घर पर उस समय पुलिस भी मौजूद होती है। पुलिस वाला जैसे ही इन दोनों से मिलता है वो उस पूरे केस को डिटेल में समझा देता है कि अब तक यहाँ क्या क्या हुआ है। फिर वो कहता है कि अगर आपको इस केस की और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरा है जहाँ हमने एक खास इंतजाम किया है। पुलिस वाला बताता है कि उस कमरे में हमने एक टीवी सेटअप किया है जिसमें रियलिटी शो की शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी घटनाएं हुई हैं वो सब रिकॉर्ड की गई है। वो सारी वीडियो फुटेजेस उस कमरे में हैं। आप उन वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि उस शो में क्या हुआ था और आगे आपको किस तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ानी है। इतना कहकर पुलिस वाला रमन और आनंद को उस कमरे की ओर भेजता है।
जैसे ही वो कमरे में पहुंचते हैं तो आनंद अपने साथ लाया हुआ कैमरा निकालता है और वहां की पूरी वीडियो फुटेजेस रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, क्योंकि इन दोनों की आदत होती है कि जब भी वो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो हर एक स्टेप को रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाद में हर बात का प्रूफ रहे और कुछ छूटे नहीं। इस टेक्निकल काम में रमन को आनंद की मदद मिलती है। सबसे पहले रमन कैमरे के सामने खड़े होकर बताता है कि अभी वो कहाँ हैं और कौन सा केस सॉल्व करने आए हैं और क्या क्या जानकारी उनके पास पहले से है। इसके बाद रमन कमरे में लगे टीवी सेटअप के सामने जाकर बैठता है और एक एक करके रियलिटी शो के सारे एपिसोड्स देखना शुरू करता है। अब टीवी स्क्रीन पर जो पहला एपिसोड आता है वो होता है एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। इस इंट्रो वीडियो में हमें उन सभी 6 कंटेस्टेंट्स की जानकारी मिलती है। इन 6 लोगों में से 3 लड़के होते हैं और 3 लड़कियां। लड़कों में पहला है नारायण, दूसरा है शंभू और तीसरा है विजय। लड़कियों में एक है आलिन, दूसरी है ताशु और तीसरी है मीरा। ये सभी लोग कैमरे के सामने आकर बताते हैं कि वो कहां से आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और वो इस शो में क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी अपने अपने अंदाज में अपनी बात बताते हैं और इन सब का वीडियो रमन बड़ी ध्यान से देखता है ताकि उसे हर शख्स की पर्सनैलिटी और उनका नेचर अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि शो की टीम इन 6 कंटेस्टेंट्स को एक वैन में बैठाकर उस जगह की ओर ले जाती है जहां शूट होना है। जैसा कि पहले बताया गया था, उस जगह का नाम है ब्रह्मगिरी आइलैंड। हालांकि ये असल में समुद्र के बीच में कोई टापू नहीं है, बल्कि केरल के एक छोटे से गांव के पास की जमीन है जो चारों तरफ से झीलों और पानी से घिरी हुई है, इसलिए उसे आइलैंड कहा जाता है। वैन से उतरने के बाद शो की टीम उन सभी को एक नाव में बैठाकर भूतिया हवेली की तरफ ले जाती है। यही वो हाउस है जिसके बारे में रमन को पहले से ही काफी कुछ पता चल चुका था कि पहले यहाँ एक जनजाति रहती थी, फिर ब्रिटिश ने आकर उस जगह को तोड़कर एक बड़ा बंगला बना दिया। वक्त के साथ ये बंगला एक डरावनी जगह में तब्दील हो गया, जहाँ से डरावनी आवाजें आती हैं और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। और अब यही जगह इस रियलिटी शो की शूटिंग में मेन जगह होती है। 6 प्रतियोगी अब इसी भूतिया बंगले में कदम रखने वाले हैं। वहीं जब वो 6 लोग उस हवेली के पास पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी होती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, उस हवेली का सेटअप देखकर वो सब चौंक जाते हैं। उन्हें बाहर से तो वो हवेली कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई लग्जरी होटल हो या बड़ा बंगला हो जिसमें एंजॉय करने का मौका मिलेगा। यही सोचकर वो सभी थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि असली सच्चाई अंदर जाकर सामने आने वाली है। हवेली के अंदर जाने के बाद ही उन्हें धीरे धीरे सब समझ में आता है। उस हवेली के अंदर एक बड़ी सी जगह पर सेटअप किया गया होता है, जहां एक तरफ जज के बैठने की कुर्सी होती है और सामने कंटेस्टेंट्स के बैठने की जगह। वहीं हमें शो के जज की पहली झलक देखने को मिलती है, जिनका नाम है रवि वर्मा। हालांकि वो सिर्फ जज नहीं है, बल्कि इस पूरे रियलिटी शो के होस्ट और क्रिएटर भी हैं। रवि वर्मा असल में एक यूट्यूबर हैं, जो अपने चैनल पर पहले से ही क्राइम स्टोरीज, हॉरर कहानियां और सच्ची घटनाओं पर वीडियोस बनाते थे। उनकी कहानियां लोगों के बीच काफी मशहूर हो गई और धीरे धीरे उनका चैनल काफी फेमस हो गया। इसी पॉपुलैरिटी के चलते रवि वर्मा ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा रियलिटी शो बनाया जाए जो डर और सस्पेंस से भरा हो, और इसी आइडिया को पूरा करने के लिए उन्होंने ये पूरा सेटअप बनवाया। और अब वो और उनकी टीम वहीं ब्रह्मगिरी आइलैंड पर एक छोटे से शेड जैसे सेटअप में रहते हैं और वहीं से ये सब कुछ मॉनिटर करते हैं। उन्होंने हर एक कंटेस्टेंट पर कैमरा फिक्स कर दिया होता है ताकि उनकी हर हरकत रिकॉर्ड हो सके। इसके अलावा उन्होंने उस हवेली के अंदर और बाहर और यहाँ तक कि आइलैंड के चारों तरफ लगभग हर जगह कैमरास लगा दिए होते हैं ताकि कोई भी मूवमेंट उनसे छूट ना जाए। अब ये रियलिटी शो सिर्फ उस हॉन्टेड हाउस के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी चल रहा होता है। इसीलिए रवि वर्मा सभी 6 प्रतियोगियों को शो के नियम समझाते हैं और फिर उन्हें उस हवेली के अंदर भेज देते हैं। जैसे ही वो 6 लोग अंदर जाते हैं, बाहर टेंट में बैठे रवि वर्मा की टीम एक खास सेटअप एक्टिव कर देती है, जिसके जरिए पूरे घर में एक ठंडी हवा चलने लगती है। दरअसल एक मान्यता है कि जहाँ भी ठंडी हवा चलती है वहाँ भूत प्रेत मौजूद होते हैं, और ये बात उन सभी कंटेस्टेंट्स को पहले से ही पता थी। तो इस डर का एहसास दिलाने के लिए टीम ने ये ठंडी हवा वाला इफेक्ट जानबूझकर तैयार किया था। जैसे ही वो ठंडी हवा उनके शरीर को छूती है, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर का माहौल बन जाता है। थोड़ी देर के लिए वो सभी थ्रिलिंग फील करते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन असली डर कितना गहरा है इसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। खैर, हवेली के अंदर पहुंचने के बाद वो लोग धीरे धीरे वहां का एक्सपीरियंस लेते हैं और घर के हर कोने को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं।
इस तरह एक पूरा दिन कब बीत जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। अगले दिन जब सुबह होती है तो सभी 6 लोग घर के अंदर सब कुछ देख चुके होते हैं। अब उनकी जिज्ञासा घर के बाहर पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करने की होती है, इसलिए वो सब मिलकर बाहर निकलते हैं और चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। घूमते घूमते उन्हें एक बहुत पुराने पेड़ के नीचे एक गुफा दिखाई देती है। वो सोचते हैं कि ये कोई पुरानी जगह हो सकती है, लेकिन उस वक्त वो गुफा में नहीं जाते, सिर्फ देखते हैं और फिर घर लौट आते हैं। रात होते ही रवि वर्मा की टीम उन्हें हवेली के अंदर बनाए गए एक खास चैम्बर में बुलाती है और उन्हें पहला टास्क देती है। टास्क ये होता है कि उन्हें 2 टीमों में बांटा जाएगा, 3-3 लोगों की 2 टीम। हर टीम को एक जगह एक्सप्लोर करनी होगी। टीम ए को हवेली के अंदर एक कमरा दिया जाता है और टीम बी को आइलैंड के बाहर एक जगह। अब टीम ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी होती है कि किसे कैसे डराना है, कहां-कहां इफेक्ट्स लगाने हैं ताकि सब रियल लगे। टीम ए के लोग डरते डरते उस कमरे के पास पहुंचते हैं। अब रूल्स के हिसाब से उस कमरे के अंदर एक ही व्यक्ति जा सकता है, तो तीनों में से एक लड़की आगे आती है और कहती है कि मैं जाती हूँ। वो सीधे कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। अंदर उसे एक टीवी दिखता है जिसमें कुछ चल रहा होता है। टास्क के नियमों के अनुसार उस लड़की को टीवी के सामने बैठकर उसे ध्यान से देखना होता है। जब वो बैठती है और टीवी देखने लगती है, उसी समय शो की टीम अपने खास सेटअप से एक डरावनी छवि यानी भूत जैसी आकृति तैयार करती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत अचानक आकर उसके सामने खड़ा हो गया हो। जैसे ही वो लड़की उस छवि को अपने सामने देखती है, वो डर के मारे चीख पड़ती है और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागती है। बाहर आकर वो सबको बताती है कि अंदर क्या हुआ था, कैसे अचानक वो भूत जैसा कुछ उसके सामने आया। अब लड़की जब सबको बताती है कि अंदर क्या हुआ था, तब सबको धीरे धीरे समझ में आता है कि ये सब उस शो की टीम का काम है, जो उन्हें डराने के लिए इस तरह के सेटअप कर रही है। ये असली भूत प्रेत नहीं है, बल्कि सब कुछ प्लान किया हुआ है। खैर, ये तो एक टीम की कहानी थी। अब बात करते हैं बाहर मौजूद टीम बी की। टीम बी भी अपने हिस्से की लोकेशन पर जाकर एक्सप्लोर करती है और जैसे टीम ए के साथ हुआ था वैसे ही इनके साथ भी होता है। उन्हें भी डरावने अनुभव होते हैं, लेकिन सच ये है कि ये सब भी शो की टीम द्वारा पहले से ही सेट किए गए नकली सेटअप होते हैं। यानी कि यहाँ भी सब कुछ फेक था, मगर इतनी अच्छी तरह से किया गया था कि वो असली जैसा ही लगा। अब अगले दिन सभी प्रतियोगी अपने अपने कैमरों के सामने बैठते हैं और एक एक करके अपना पिछला दिन का अनुभव शेयर करते हैं। सबको लगता है कि ये शायद एक नॉर्मल डे था। डर तो लगा, लेकिन अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। दरअसल पहले टास्क के बाद अगले दिन उन्हें दूसरा टास्क दिया जाता है। इस बार का टास्क ट्रेजर हंट होता है। इसमें उन्हें एक क्लू दिया जाता है और उस क्लू को ढूंढकर समझकर आगे बढ़ना होता है। इस टास्क में भी वो 2 टीमों में बंट जाते हैं। एक टीम हवेली के बाहर जाती है और दूसरी अंदर ही रहती है। अब घर के अंदर वाली टीम क्लू खोज रही होती है, वहीं बाहर वाली टीम क्लू की तलाश में घूमते हुए उसी पुरानी गुफा तक पहुंच जाती है जिसे उन्होंने पहले देखा था। अब टीम में मौजूद शंभू को शक होता है कि शायद उस गुफा के अंदर ही अगला क्लू हो सकता है, इसलिए वो गुफा का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। मगर वहीं मौजूद अलीना उसे मना करती है। वो कहती है कि ये जगह अजीब लग रही है, इसे मत खोलो, हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए। लेकिन शंभू उसकी बात नहीं मानता और जैसे ही दरवाजा खोलता है, अचानक वहाँ एक तरह का ब्लास्ट हो जाता है। ये विस्फोट बहुत तेज होता है। शंभू को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वो जोर से उछलकर एक कोने में गिर जाता है। गिरने से उसकी गर्दन के पास गहरी चोट लगती है। उसका चीखना सुनकर हवेली के अंदर मौजूद सारे लोग दौड़ते हुए बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब बाकी लोग पूरी घटना उन्हें बताते हैं। इसके बाद सब मिलकर शंभू को संभालते हैं और धीरे धीरे उसे वापस हवेली के अंदर ले आते हैं। इस तरह एक और दिन बीत जाता है, लेकिन अगली रात कोई टास्क नहीं होता। सभी टीमें बस हवेली के बाहर बैठी होती हैं और बातें कर रही होती हैं, जिनमें शंभू, नारायण और बिजॉय भी शामिल होते हैं। रात को बातचीत के बाद सब लोग एक बार फिर से उस गुफा वाली जगह पर जाते हैं और इस बार बस यूं ही घूमने के लिए। वो सभी वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। फिर देर रात सब लोग धीरे धीरे वापस लौट आते हैं। जब सब लोग हवेली के अंदर आते हैं, तब किसी को ध्यान आता है कि शंभू उनके साथ नहीं है। फिर सभी मिलकर उसे ढूंढने निकलते हैं। वो हवेली के हर कोने में खोजते हैं, गार्डन, कमरे, बेसमेंट, यहाँ तक कि गुफा के पास भी जाते हैं, लेकिन शंभू उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब शंभू सच में गायब हो चुका होता है। जब सब लोग शंभू को ढूंढ रहे होते हैं, तभी ताशु, जो काफी बेचैन होकर इधर उधर शंभू को खोज रही होती है, वो उस आइलैंड के एक कोने में बने पुराने कुएं के पास पहुंचती है। जैसे ही वो कुएं के पास जाती है और अंदर झांकती है, तो यहाँ उसे जो दृश्य दिखता है वो उसे हिलाकर रख देता है। असल में कुएं के अंदर एक शव लटक रहा होता है, जो किसी और का नहीं बल्कि शंभू का ही होता है।
उसे देखते ही ताशु जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर बाकी सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं और जब वो सब कुएं के अंदर देखते हैं तो उन्हें भी वही दिल दहला देने वाला दृश्य दिखता है, जिसमें शंभू का शव एक रस्सी से लटका हुआ था। दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे उसने आत्महत्या की हो, लेकिन जैसे ही वो पास से देखते हैं तो उन्हें वहां साफ समझ में आता है कि ये आत्महत्या नहीं, किसी ने जानबूझकर उसके गले में रस्सी डालकर उसे मार डाला था। ये एक हत्या थी। पर यह सब किसने किया और क्यों किया, इसका किसी को कोई जवाब नहीं मिलता। सभी लोग गहरे सदमे में थे। वो सभी वापस हवेली के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक और चौंकाने वाला सीन दिखता है। उन्हें दिखता है कि जैसे कोई आग की आकृति, एक जलती हुई परछाई अपने लंबे जलते हुए पांवों के साथ कमरे से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हो। अब हालात और भी डरावने हो जाते हैं। नारायण, जो अब तक सबसे शांत और समझदार दिख रहा था, अचानक अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है, मानो किसी आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया हो। बाकी सब लोग घबरा जाते हैं और भागकर हॉल में आते हैं, लेकिन अब वहां नारायण नहीं होता। अब बिजॉय बहुत परेशान हो जाता है और नारायण को ढूंढने बाहर निकलता है। वो नारायण के पीछे पीछे एक सुनसान पुरानी झोपड़ी की तरफ जाता है, जो आइलैंड के सुदूर हिस्से में थी। वहां नारायण बहुत तेजी से उस झोपड़ी के अंदर चला जाता है। बिजॉय उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि रुक जा, अंदर मत जा, लेकिन नारायण कुछ नहीं सुनता। जैसे ही नारायण झोपड़ी के अंदर जाता है और आसपास देखने लगता है, तभी ऊपर से आग जैसा कुछ नारायण के ऊपर गिरता है, जिससे जलकर उसी पल मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बिजॉय ये सब अपनी आंखों के सामने देखता है और डर से कांप उठता है। वो भागकर हवेली के अंदर आता है और ताशु, अलीना और मीरा को ये सब बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां खुद नारायण अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर बिजॉय सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मैंने तो अभी अभी अपनी आंखों से देखा कि नारायण मर चुका है, तो फिर ये सामने कौन है। वो समझ जाता है कि ये असली नारायण नहीं हो सकता, ये जरूर उसकी आत्मा है। यहाँ उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो बाकियों को भी फौरन बता देता है कि जो हमारे सामने है वो नारायण नहीं है, बल्कि वो एक आत्मा है। और तभी मीरा की चीख सुनाई देती है। वो किचन में गई थी और वहां उसे भी कोई आत्मा दिखती है। अब पूरी टीम को एहसास हो जाता है कि ये घर, ये आइलैंड, सब कुछ गड़बड़ है। यहाँ जरूर आत्माएं हैं और जो कुछ शंभू के साथ हुआ वही उनके साथ भी हो सकता है। वो सब डर जाते हैं कि अगर वो यहीं रुके तो अगला नंबर उनका हो सकता है। वो फौरन शो की टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी वही टीम जो उन्हें इस शो में लेकर आई थी और जो टेंट में रह रही थी। लेकिन जब वो उनसे कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें एक और भयानक सच पता चलता है। वो टीम जो उन्हें शो के लिए गाइड कर रही थी, उनके लगभग सभी सदस्य पहले ही मर चुके होते हैं। यहाँ बिजॉय, मीरा, ताशु और आलिया सभी डर से कांप रहे होते हैं। अब उन चारों को साफ समझ में आ जाता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। और अब तो नारायण भी उनके लिए एक खतरा बन चुका है। अब ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन वहीं उस पोजेस्ड नारायण को इसका एहसास हो जाता है और वो अपनी शक्तियों से उन सबको रोक लेता है। इसके बाद एक एक करके वो तीनों को बेरहमी से मार डालता है। आलिया, ताशु और मीरा तीनों की भयानक मौत हो जाती है। लेकिन उधर बिजॉय किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और वहां से भाग निकलता है। इसके बाद से कोई नहीं जानता कि बिजॉय कहाँ गया, वो जिंदा है या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता। ये सब जो हुआ वो असल में एक रियलिटी शो के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन इस शो के सेट पर ही 6 रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। और अब रमन, जो अब तक वो सारे वीडियो फुटेजेस देख रहा था, उन्हें देखकर वो दहल उठता है। वो तुरंत अपनी एक दोस्त आयशा को कॉल करता है। और आयशा कोई आम इंसान नहीं है, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी प्राचीन सभ्यताओं, इतिहास, परंपराओं और लोगों की जीवन शैली की विशेषज्ञ है। रमन उससे पूछता है कि आखिर इस ब्रह्मगिरी आइलैंड में ऐसा क्या है। आयशा बताती है कि ये आइलैंड सदियों पुराना है और इसके साथ एक बहुत पुरानी डरावनी कहानी जुड़ी है। कई शताब्दियों पहले इस आइलैंड पर एक बस्ती हुआ करती थी। वहाँ एक बहुत शक्तिशाली और धनी व्यक्ति राज करता था। उसका नाम था कुलशेखर। कुलशेखर की पहले से एक पत्नी थी, लेकिन फिर भी उसकी नजर गांव की एक औरत पर थी जो बेहद खूबसूरत थी, जिसका नाम था मुखिल। मुखिल की सुंदरता ने कुलशेखर को इस कदर मोहित कर लिया कि वो अपने सामाजिक पद और नैतिकता की परवाह किए बिना उससे दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन मुखिल को कुलशेखर से कोई लगाव नहीं था। वो कभी भी उसके साथ मन से जुड़ नहीं पाई। कुलशेखर तो उसके सौंदर्य का दीवाना था, लेकिन मुखिल उसके करीब आना ही नहीं चाहती थी। पर कुलशेखर इस कदर पागल हो चुका था कि वो चाहता था कि कोई दूसरा पुरुष उस पर नजर भी न डाले। इसलिए साल के हर दिन वो मुखिल को घर में बंद करके रखता था, कैदियों की तरह। लेकिन साल में एक बार उसे बाहर जाने की इजाजत मिलती थी।
और उस दिन होता था गांव का सबसे बड़ा त्योहार जिसका नाम था तेय्यम। ऐसे ही समय बीतने लगता है और एक दिन मुखिल जब कुंजम्बू नाम के आदमी को देखती है जो उसके घर आया हुआ था, तो बस पहली ही नजर में उसका मन कुंजम्बू की तरफ खिंच जाता है। उसी रात वो अपनी फीलिंग्स कुंजम्बू के सामने जाहिर कर देती है और वो दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं होता। किसी तरह ये बात कुलशेखर को पता चल जाती है। कुलशेखर गुस्से से उबल उठता है, लेकिन वो एक खास मौके का इंतजार करता है, उस रात का जब कुंजम्बू देवी आराधना के लिए अपने पारंपरिक वेश में तैयार होगा, उसी तय्यम नाम के त्योहार में। और जैसे ही कुंजम्बू नृत्य कर रहा होता है, तभी कुलशेखर का एक आदमी चुपके से पीछे से आकर एक तेज चाकू से कुंजम्बू पर वार करता है और कुंजम्बू की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन कुंजम्बू भी कोई साधारण आदमी नहीं था। वो दो दुनियाओं के बीच का इंसान था। एक और उसका शरीर इंसान का था, तो वहीं दूसरी ओर उसमें किसी देविक शक्ति का वास भी था। तो जब उसकी मृत्यु होती है, उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है और वहीं से ये सारी अशांति की शुरुआत होती है। उस दिन के बाद से ही उस गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। खेतों की सारी फसलें बर्बाद होने लगती हैं। गांव की ज्यादातर महिलाएं और बच्चे रहस्यमयी तरीके से मरने लगते हैं। जब ये सब होने लगता है तो कुलशेखर को एहसास होता है कि वो कोई बड़ी गलती कर चुका है। उसे पता चलता है कि ये सब उस आत्मा की वजह से हो रहा है। इसलिए वो एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाता है। वो तांत्रिक किसी तरह कुंजम्बू की आत्मा को एक गुफा में कैद कर देता है और उस दिन से वो गुफा बंद कर दी जाती है। लेकिन अब जो रियलिटी शो की टीम ने किया, उन्होंने उसी गुफा को खोल दिया जिसमें वो आत्मा अब भी बंद थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शुरू से जो भी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, उसके पीछे कौन था। इतनी बात बताने के बाद आयशा रुक जाती है। अब रमन, मेघा और आनंता को ये पूरा सच समझ में आ चुका होता है और साथ ही ये भी कि इन सारे मर्डर्स के पीछे भी वही आत्मा है। अब वो तय करते हैं कि चाहे जैसे भी हो, उन्हें इस आत्मा के अस्तित्व को प्रूव करना ही होगा, जिसके लिए वो तीनों उसी बंगले में जाते हैं जहाँ पहले सब कुछ हुआ था। और वहाँ जाकर उनके पास जो भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि ईएमएफ मीटर, स्पिरिट वॉइस रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, कैमरे, वो सारे उपकरण वो चारों ओर इंस्टॉल कर देते हैं। जिस तरह पहले रियलिटी शो वालों ने सेटअप किया था, वैसा ही ये लोग भी करते हैं और फिर बैठकर अपने मॉनिटर से उस जगह पर नजर रखते हैं। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, फिर भी उन्हें उस आत्मा की कोई सीधी झलक नहीं मिलती। जबकि पहले जो रियलिटी शो की टीम थी, उन्हें वहां पहुंचने के 1-2 दिन के अंदर ही कुछ फील हो गया था। लेकिन इन लोगों को इतने दिन हो चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। इसी उलझन को मन में लेकर एक दिन रमन उस घर को ध्यान से एक्सप्लोर करता है। तभी उसे घर में एक सीक्रेट डोर दिखता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और वहाँ उसे एक बक्सा मिलता है। उस बक्से के अंदर उसे कुंजम्बू, जो एक देव नर्तक था, उसका पहनावा, उसकी गूंजती हुई पायलें और बाकी सारे कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं। रमन को लगता है कि शायद इन चीजों के जरिए उस आत्मा को बुलाया जा सकता है, तो वो उन चीजों को ले आता है। उस रात आधी रात को सब लोग तैयारी करके भूत के आने का इंतजार करने लगते हैं और जैसा उन्हें उम्मीद थी वैसा ही होता है। आत्मा आ जाती है। आते ही वो सबसे पहले वहाँ मौजूद मेघा पर हमला करती है। वो मेघा के पास रखी कुर्सी को धक्का देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। ये देखकर सब लोग सतर्क हो जाते हैं। इसके बाद सबको एक एक करके उसी आत्मा का अनुभव होने लगता है, खासकर मेघा पर, क्योंकि वो आत्मा जो कुंजम्बू की आत्मा थी, मेघा को आकर्षित करके उस पर हमला कर देती है और उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेती है। जब मेघा पर आत्मा का कब्जा हो जाता है तो वो सबसे पहले जाकर आनंद पर हमला करती है। वो आनंद का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रमन आकर उसे बचा लेता है और उसे कमरे में मौजूद एक कुर्सी से बांध देता है। इसके बाद भी सबको आत्मा का डरावना अनुभव होता रहता है। अब कुंजम्बू की आत्मा रमन और बाकी सभी पर हमला करने लगती है। इसी दौरान बंधी हुई मेघा कहती है कि उस पर कोई आत्मा नहीं है, उसे छोड़ दो। असल में कुंजम्बू की आत्मा उससे बाहर जा चुकी थी। ये सुनकर बाकी लोग उस पर भरोसा करके उसे छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो किसी आत्मा के कब्जे में आ जाती है। इस बार वो कुंजम्बू की आत्मा नहीं, बल्कि मुखिल नाम की एक लड़की की आत्मा होती है। अब वो आत्मा रमन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है ताकि उसे मार सके, लेकिन रमन उस पर ध्यान नहीं देता और फिर उसे बांध देता है। इस तरह आत्माओं का ये खेल चलता रहता है। इसी बीच रमन पर कुंजम्बू की आत्मा पूरी तरह से हावी हो जाती है। अब आत्मा को पता चलता है कि रमन पुलिस वाला है, तो वो डरकर भाग जाती है और पास के एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। रमन दौड़ता है, लेकिन अचानक वो लड़की फिसलकर नीचे गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। रमन जब वापस घर आता है तो मॉनिटर चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि असल में उसी ने उसे मारा था, लेकिन वो जानबूझकर नहीं हुआ था। कुंजम्बू की आत्मा के असर में आकर ऐसा हुआ था।
ये सब समझ में आने पर रमन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और आत्मा को ललकारता है कि अगर हिम्मत है तो सामने आ। फिर आत्मा फिर से उसके अंदर घुस जाती है। अब आत्मा एक तरह का रिचुअल शुरू करती है। रमन उसी तरह कपड़े पहनता है जैसे कुंजम्बू अपने देव नृत्य के समय पहनता था। वो जंगल में जाकर आग जलाता है और रिचुअल शुरू करता है। इस रिचुअल में उसे खुद को आग में कुदाकर खत्म करना होता है। तभी मेघा आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो उसे कार में डालकर वहाँ से भाग जाती है। कार में जाते समय उन्हें आयुष का फोन आता है जो कहता है कि किसी भी हालत में कुंजम्बू की आत्मा की पूजा मत करना, उस पूजा करने से वो और ताकतवर हो जाती है। लेकिन वो लोग ये गलती पहले ही कर चुके थे और अब सवाल था कि आगे क्या करें। रमन और मेघा एक पुल के पास पहुंचते हैं। रमन कुछ कहे बिना मेघा को कार में बैठाता है और कार को पुल से नदी में गिरा देता है और दोनों नदी में डूबकर मर जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी काफी लंबी लगी मुझे स्टोरी के अकॉर्डिंग, और शायद इसे और बेहतर बनाया जा सकता था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।